के बायोटेक्नोलॉजी के सेकेंड पार्ट पे आते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो जिन एप्लीकेशंस को हम स्टडी करेंगे उनमें पहला लिखो नंबर वन जीन थेरेपी। नंबर 2 biological products, formation of biological products, transgenic organisms, molecular diagnosis, synthetic seeds, formation of synthetic seeds, terminator gene technology। इन एप्लीकेशंस को हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 जीन थेरेपी, नंबर 2 बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, फॉर्मेशन ऑफ सिंथेटिक सीड्स एंड टर्मिनेटर जीन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं बायोटेक की। जीन थेरेपी, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, सिंथेटिक सीड्स एंड टर्मिनेटर जीन टेक्नोलॉजी। जीन थेरेपी पे आते हैं। सो पहला हेडिंग लिखो, पहला आ जाएगा जीन थेरेपी फर्स्ट एप्लीकेशन। जीन थेरेपी फर्स्ट एप्लीकेशन, जीन थेरेपी। फर्स्ट clinical gene therapy was performed by William Anderson in 1990. First clinical gene therapy was performed by William Anderson in 1990 on 4-year-old girl. It was performed by William Anderson in 1990 on 4-year-old girl suffering from SCID, severe combined immunodeficiency। सो जिसके ऊपर सबसे पहले क्लिनिकल जीन थेरेपी परफॉर्म किया गया, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम डिजीज SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। ठीक है, अब एक बार कुछ एक पॉइंट्स को लेते। जीन थेरेपी में एबनॉर्मल जीन या जो नॉन फंक्शनल जीन है उसको फंक्शनल जीन से रिप्लेस किया जाता है। And gene therapy में functional gene is incorporated in cells of organisms या फिर in embryonal cells। अगर हम functional gene को embryonal stage पर insert करेंगे तो जीन थेरेपी एक परमानेंट क्योर हो सकता है। पर अगर हम एक ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे वो चाइल्ड है या एडल्ट है,
अगर हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी में फॉरेन जीन को उसके कुछ सेल्स के अंदर फॉरेन जीन को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो वो जीन थेरेपी जो है वो टेम्परेरी क्योर ही होता है, क्योंकि कोई भी सेल इमॉर्टल नहीं है। तो आपने जिन सेल्स को मॉडिफाई किया और उन मॉडिफाइड सेल्स जब सरवाइव नहीं करेंगे तो जीन थेरेपी जो है वो वापस परफॉर्म करना पड़ता है। मतलब अगर हम फंक्शनल जीन को ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के सेल्स के अंदर डालते हैं तो ये टेम्परेरी क्योर होता है। ये एक परमानेंट क्योर बन सकता है अगर हम फंक्शनल जीन को एम्ब्रियोनल स्टेज पर इंसर्ट करें। तो एम्ब्रियो में भी जो स्टेम सेल्स होते हैं, अगर हम स्टेम सेल्स में फंक्शनल जीन को इनकॉर्पोरेट करें तो जो है इट मे बी अ परमानेंट क्योर। और जो जीन थेरेपी है उसको आजकल बड़े सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, या फिर स्किड है। तो हमारे सिलेबस में स्किड डिजीज़ है। तो स्किड को ट्रीट करने के लिए किस तरह से जीन थेरेपी परफॉर्म की जाती है, इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इतना पार्ट पहले आप लिख लो। इसके बाद लिखो, जहां आपने ये लिखा इसके बाद लिखो नेक्स्ट लाइन में, इन जीन थेरेपी इन इन जीन थेरेपी कॉमा abnormal gene is replaced by abnormal gene is replaced by functional gene. Abnormal gene is replaced by functional gene. Next line में, functional gene is incorporated. Functional gene is incorporated in cells of organism, in cells of organism or in embryonal cells, or in embryonal cells. ब्रैकेट में स्टेम सेल्स, ब्रैकेट में आ जाएगा स्टेम सेल्स। अगली लाइन में लिखो, जीन थेरेपी may be a permanent cure. Gene therapy may be a permanent cure if it is performed at embryonal level. If it is performed at embryonal level. आप इस पूरी लाइन को सर्कल करो। Gene therapy may be a permanent cure if it is performed at embryonal level. Next line में लिखो, gene therapy is used for treatment of genetic disorders, is used for treatment of genetic disorders. For example, next line में लिखो, number 1 sickle cell anemia, number 1 sickle cell anemia, number 2 color blindness, number 3 skid, number 3 skid, etc. अब आप 2 लाइन छोड़ो और हेडिंग लिखो, जीन थेरेपी फॉर, हेडिंग आ जाएगा जीन थेरेपी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ADA skid. Gene therapy for treatment of ADA skid. For treatment of ADA skid. ठीक है, अब सारे ना एक बार ध्यान दो।
ये जो सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी है, मतलब ये जो स्किड है, ये काफ़ी तरह का होता है। और ज़्यादातर जो स्किड है, इट इज़ ड्यू टू एबनॉर्मल जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। मतलब जो एक्स लिंक्ड स्किड है, ये ज़्यादा कॉमन है। पर हम जो यहाँ पे स्किड स्टडी कर रहे हैं, ये स्किड जो है, इट इज़ ड्यू टू एबनॉर्मल जीन ऑन ऑटोसोम एंड इट इज़ ADA स्किड। मतलब ADA स्किड, ऑटोसोमल स्किड, इज डिफरेंट फ्रॉम एक्स लिंक्ड स्किड। तो आप यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हो वो कौन सा है? ADA स्किड है, एबनॉर्मल जीन इज प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम। ADA स्किड में जो पेशेंट है, उसमें ADA जीन ADA जीन जो है वो एब्सेंट होता है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ डिलीशन, ADA जीन डिलीटेड होता है। ड्यू टू दिस, adenosine deaminase enzyme is not formed in body, and this adenosine deaminase enzyme, it is required for functioning of lymphocytes. तो पेशेंट में जब ADA जीन एब्सेंट होता है और वहाँ पे एडिनोसिन डिएमिनेज एंजाइम फॉर्म नहीं होता, इसलिए वहाँ पे लिम्फोसाइट्स आर नॉन फंक्शनल। बॉडी में एंटीबॉडीज जो हैं वो फॉर्म नहीं होते एंड इम्यून रिस्पॉन्सेज जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। और ऐसे जो पर्सन्स होते हैं वो एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर सकते। जो भी स्किड चिल्ड्रन हैं, उनको एक जो है वो स्टराइल एनवायरनमेंट में रखा जाता है और उनको बबल बेबीज करके बोला जाता है। तो जब हम स्किड जो है उसको जब जीन थेरेपी में हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम जो पेशेंट है उसके ब्लड से लिम्फोसाइट को निकालकर उन लिम्फोसाइट्स को हम कल्चर मीडियम में रखते हैं और फिर इन लिम्फोसाइट्स में फंक्शनल ADA जीन इनकॉर्पोरेट किया जाता है एंड जो है वो वेक्टर यूज किया जाता है। रेट्रोवायरस इज यूज्ड एज वेक्टर एंड रेट्रोवायरस क्योंकि डिजीज कॉजिंग होता है, तो रेट्रोवायरस को डिसआर्म मतलब नॉन पैथोजेनिक बनाकर एज वेक्टर उसको यूज किया जाता है। और लिम्फोसाइट के अंदर रेट्रोवायरस की हेल्प से फंक्शनल ADA जीन इनकॉर्पोरेट कराने के बाद इन मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स को वापस पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो हम यहाँ पे जो प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि हम ये जो रेट्रोवायरसेस होते हैं, इन रेट्रोवायरसेस को हम कैसे मॉडिफाई करते हैं, इन रेट्रोवायरसेस के अंदर हम कैसे फंक्शनल ADA जीन को इनकॉर्पोरेट करते हैं और कैसे हम रेट्रोवायरसेस को का अटैक करवाते हैं लिम्फोसाइट्स के ऊपर। हमने अभी तक जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि जो ADA स्किड पेशेंट है उसमें ADA जीन डिलीटेड है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ डिलीशन। ADA वाला इज एग्जाम्पल ऑफ डिलीशन। Adenosine deaminase enzyme, which is essential for functioning of lymphocyte, अगर एब्सेंट है तो लिम्फोसाइट्स नॉन फंक्शनल रह जाते हैं, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन नहीं होता एंड इम्यून रिस्पॉन्सेज एब्सेंट होती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता। एंड जो भी स्किड चिल्ड्रन हैं उनको जब तक ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते तब तक वो एक स्टराइल एनवायरनमेंट में ही रखा जाता है उनको, और उनको बबल बेबीज बोला जाता है। हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? तो जो पेशेंट है उसके ब्लड में से लिम्फोसाइट्स को आइसोलेट करके लिम्फोसाइट्स को कल्चर मीडियम में ले लिया जाता है और फिर इन लिम्फोसाइट्स के अंदर फंक्शनल ADA जीन इनकॉर्पोरेट किया जाता है विद हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस, जिनको हम डिसआर्म या नॉन पैथोजेनिक फॉर्म में यूज करते हैं। और फिर इन मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स को वापस पेशेंट के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। हम पहला एप्लीकेशन आज जो स्टडी कर रहे हैं, इसमें आप स्टडी कर रहे हो कि होस्ट सेल क्या है, ह्यूमन सेल है, और जो वेक्टर यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है, वो रेट्रोवायरस यूज हो रहा है।
तो ये एग्जाम्पल में होस्ट सेल क्या बन गया, ह्यूमन सेल, और जो वेक्टर है वो क्या है, रेट्रोवायरस है। इतना पार्ट पहले नोट करो। इसमें लिखो इन ADA skid patients, in ADA skid patients, comma ADA gene is absent due to deletion. ADA gene is absent due to deletion. सर्कल करो absent due to deletion। अगली लाइन में adenosine deaminase enzyme is not formed. Adenosine deaminase enzyme is not formed in body is not formed in body. Next line में this enzyme is required for functioning of lymphocytes. This enzyme is required for functioning of lymphocytes. Next line में due to absence of this enzyme, comma, lymphocytes are non-functional. Underline करो, lymphocytes are non-functional, comma, antibodies are not formed. Underline, antibodies are not formed, comma, immune responses are absent. Underline, immune responses are absent. Immune responses are absent. अगली लाइन में as a result these persons are unable to survive in normal environment. As a result, these persons are unable to survive in normal environment. Unable to survive in normal environment. Next line में skid children are initially placed in germ-free environment. And are known as bubble babies. BUBBLE are known as bubble babies. Circle करो, bubble babies. They are known as bubble babies. अब आप ना 2 लाइन छोड़ो और उसके बाद हेडिंग लिखो टेक्निक ऑफ जीन थेरेपी। इसको अंडरलाइन करो, ठीक है, और इसमें लिखो lymphocytes are isolated from blood of skid patient. Lymphocytes are taken from blood of skid patient. अगली लाइन में these lymphocytes
are taken in culture medium. These lymphocytes are taken in culture medium, are taken in culture medium, taken in culture medium. Next point, functional ADA gene, functional ADA gene is incorporated in lymphocytes with help of disarmed retrovirus, with help of disarmed retrovirus, सर्कल करो, disarmed retrovirus, ब्रैकेट में वेक्टर. नेक्स्ट लाइन में लिखो, ADA gene is incorporated in form of ADA cDNA, incorporated in form of ADA cDNA. हमने पढ़ा कि यूकैरियोटिक जीन्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन फॉर्म ऑफ cDNA. सो यहाँ पर भी ADA जीन इज इनकॉर्पोरेटेड इन फॉर्म ऑफ cDNA. ठीक है, इसको सर्कल करो, ADA cDNA. नेक्स्ट लाइन में, treated lymphocytes are injected in patient. Treated lymphocytes are injected in patient. ओके, सो किस तरह से हम जीन थेरेपी परफॉर्म करते हैं स्किड को ट्रीट करने के लिए. तो हम यहाँ पे रेट्रोवायरसेस को लेकर उनको मॉडिफाई करते हैं. हम दो तरह के रेट्रोवायरसेस को यूज करते हैं. सबसे पहले तो हम रेट्रोवायरस हैं. हमें ये पता है कि रेट्रोवायरस जो है वो एनवेलप्ड वायरस होता है, एंड रेट्रोवायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है, एंड रेट्रोवायरसेस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को बनाने का जीन होता है, और इसीलिए रेट्रोवायरसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को शो करता है. तो रेट्रोवायरस में मतलब ये रेट्रोवायरस का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है. ठीक है, जो पार्ट मैं आपको इस समय एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, उसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो एक्चुअल में आपको याद करना है वो मैं आपको अलग से लिखाऊंगी. रेट्रोवायरस का ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, और इसमें बहुत सारी जीन्स हैं, और यहाँ पर एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, इसको बोला जाता है रिवर्स रिपीट. और ऐसे ही यहाँ पे एक सीक्वेंस होता है जिसको बोला जाता है रिवर्स रिपीट. एक और सीक्वेंस होता है जिसको बोला जाता है पैकेजिंग सिग्नल. बहुत सारी जीन्स हैं यहाँ पे. सो मान लो कि ये वाला जीन जो है वो कैप्सिड प्रोटीन को फॉर्म करता है. ये वाला जीन जो है वो मान लो एनवेलप प्रोटीन को फॉर्म करता है. मान लो ये वाला जीन जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को फॉर्म करता है. एक बार दोबारा से देख लो. रेट्रोवायरस के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, और इस आरएनए में मेनी जीन्स आर प्रेजेंट, और इस आरएनए का जो शुरू का और लास्ट का सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को बोला जाता है रिवर्स रिपीट. एक और सीक्वेंस होता है जिसको बोला जाता है पैकेजिंग सिग्नल, और बाकी कैप्सिड प्रोटीन को बनाने वाली जीन्स होती हैं, एनवेलप प्रोटीन्स को बनाने वाली जीन्स होती हैं, एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का जीन है यहाँ पे, और बहुत सारी जीन्स प्रेजेंट होती हैं.
तो पैकेजिंग सिग्नल पर आते हैं। आपने ये स्टडी किया हुआ है कि जब भी वायरस होस्ट सेल के अंदर फॉर्म होता है तो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, चाहे वो आरएनए है चाहे वो डीएनए है, इस जेनेटिक मटेरियल के आसपास जो है वो कैप्सिड प्रोटीन आके कलेक्ट होते हैं। मतलब इसके आसपास कैप्सिड बन जाता है। इसके आसपास क्या बनता है? कैप्सिड बनता है। अगर हम इस सेल में अपना डीएनए, अपनी कोई जीन डाल दें तो हमारी जीन के आसपास तो कोई कैप्सिड फॉर्म नहीं होता। मतलब फॉर एग्जाम्पल लाइटिक साइकिल का हमें आइडिया है। तो बैक्टीरिया, मान लो ये बैक्टीरिया ही है, तो बैक्टीरिया का डीएनए फ्रेगमेंटेशन उसका हो जाता है। बैक्टीरिया का डीएनए फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो चुका होता है और फाज जो है वो अंदर आके फाज का डीएनए अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। उसके बाद फाज डीएनए के आसपास कैप्सिड बन जाता है और ये वायरसेस बन जाते हैं। जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसके आसपास तो कैप्सिड नहीं बनता। तो क्या रीजन है कि सिर्फ वायरस के न्यूक्लिक एसिड के आसपास ही कैप्सिड बनता है? इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पैकेजिंग सिग्नल। अगर हम वायरस के न्यूक्लिक एसिड में से पैकेजिंग सिग्नल को बाहर निकाल दें तो फिर वायरस के न्यूक्लिक एसिड के आसपास कोई कैप्सिड फॉर्म नहीं होगा। सो पैकेजिंग सिग्नल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर formation of capsid around viral nucleic acid। अब हम एक और पॉइंट पर आते हैं। वायरसेस में रेट्रोवायरस का साइकिल पढ़ा था और जिसमें आपने पढ़ा, आज हम उसी को एक्चुअली मेन पढ़ेंगे, जिसमें आपने पढ़ा कि रेट्रोवायरस का एनवेलप हमारे सेल के बाहर रह जाता है, कैप्सिड अंदर आके कैप्सोमर्स में ब्रेक होता है और वायरस का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रिलीज हो जाता है। इस आरएनए से फिर डीएनए बन जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है और रेट्रोवायरस का डीएनए फिर हमारे न्यूक्लियस में एंटर हो जाता है, हमारे डीएनए के साथ जाके जुड़ जाता है। यही है ना रेट्रोवायरस का जो साइकिल आपने पढ़ा हुआ है कि रेट्रोवायरस का आरएनए हमारे सेल के अंदर आके अपना डीएनए बनाता है और उसका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड बन जाता है। वायरस का डीएनए हमारे न्यूक्लियस में एंटर करता है और वायरस का डीएनए हमारे डीएनए के साथ जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है, प्रो वायरस जिसको हम बोलते हैं। लेकिन जो बाकी वायरसेस हैं, मतलब ये सिर्फ रेट्रोवायरसेस का डीएनए ही हमारे डीएनए से जुड़ता है और किसी वायरस का जो डीएनए है वो हमारे डीएनए से आके तो नहीं जुड़ता। तो रेट्रोवायरस के डीएनए में ऐसा क्या है कि वो हमारे डीएनए के साथ जाके जुड़ जाता है? इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ रिवर्स रिपीट सीक्वेंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ वायरल डीएनए। मतलब रेट्रोवायरस का न्यूक्लिक एसिड के दोनों साइड पर ये जो रिवर्स रिपीट है, इसकी वजह से वो हमारे डीएनए का पार्ट बन जाता है। तो रेट्रोवायरस का जो डीएनए है वो क्यों हमारे डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है? इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिवर्स रिपीट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये दो तीन चीजों को स्टडी किया। तो यहाँ पे हमने स्टडी किया कि क्योंकि हमें इसका थोड़ा नॉलेज चाहिए, जो हम जो पार्ट है उसको स्टडी कर रहे हैं, कि रेट्रोवायरसेस एक तो एनवेलप्ड होते हैं और उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और इनके आरएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को बनाने वाला जीन है, क्योंकि ये होस्ट सेल के अंदर जाके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को शो करते हैं। और हर वायरस के न्यूक्लिक एसिड में एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, पैकेजिंग सिग्नल, जिसकी वजह से या विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कैप्सिड अराउंड वायरल न्यूक्लिक एसिड। रेट्रोवायरसेस जब अपना डीएनए बनाते हैं होस्ट सेल के अंदर, उनका डीएनए होस्ट डीएनए से इनकॉर्पोरेट होता है। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिवर्स रिपीट ऑन बोथ साइड्स ऑफ रेट्रोवायरल न्यूक्लिक एसिड और डीएनए। तो हम जो है जीन थेरेपी में रेट्रोवायरसेस को मॉडिफाई करते हैं और हम दो तरह के रेट्रोवायरसेस को यूज करते हैं
One type of retrovirus is known as helper virus. एक हम यूज करेंगे हेल्पर वायरस और एक हम यूज करते हैं वेक्टर वायरस. हेल्पर वायरस एंड वेक्टर वायरस. तो पहले हेल्पर वायरस पर आते हैं. ये रेट्रोवायरस है, इसका बाहर एनवेलप है और ये इसका कैप्सिड का पार्ट है और ये इसका आरएनए है. हम हेल्पर वायरस के आरएनए से पैकेजिंग सिग्नल को बाहर निकालेंगे. तो ये हमारा एक मॉडिफाइड रेट्रोवायरस है एंड इसमें से हमने पैकेजिंग सिग्नल को बाहर निकाल दिया. और जो वेक्टर वायरस है ये रेट्रोवायरस है, इसके बाहर एनवेलप है, फिर ये इसका कैप्सिड है. हम इसमें से इसका पूरा का पूरा आरएनए बाहर निकाल देते हैं. हम पूरे वायरल आरएनए को बाहर निकाल देते हैं और फिर हम जो है वो mRNA ऑफ ADA को लेते हैं और इसमें वायरस के पैकेजिंग सिग्नल को इनकॉर्पोरेट करते हैं और इसमें हम वायरस के रिवर्स रिपीट को जो है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं. हमने वेक्टर वायरस, जिस वायरस को हमें वेक्टर वायरस की तरह यूज करना है, हम उसका पूरा आरएनए बाहर निकाल देते हैं. उसकी जगह पर हम mRNA ऑफ ADA के mRNA को इनकॉर्पोरेट करेंगे. लेकिन इस mRNA ऑफ ADA ह्यूमन जीन mRNA ऑफ ADA में हम वायरस का पैकेजिंग सिग्नल ऐड करेंगे एंड इस वायरस के रिवर्स रिपीट को हम ऐड करेंगे. और अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम वायरस में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं. बाकी डिजीज कॉजिंग जीन तो जो है वो दोनों में निकाल दी जाती है. हम कितने तरह के वायरसेस को यहाँ पे यूज कर रहे हैं? दो तरह के. कौन कौन सा? वन इज हेल्पर वायरस, सेकेंड कौन सा? वेक्टर वायरस. आपने हेल्पर वायरस में से किसको बाहर निकाला? पैकेजिंग सिग्नल को. वेक्टर वायरस में से हमने वायरस के पूरे आरएनए को बाहर निकाला, उसकी जगह पे हमने एडीए जीन का mRNA डाल दिया, पर साथ में वायरस के पैकेजिंग सिग्नल को डाला एंड रिवर्स रिपीट को डाला. ये दो तरह के वायरसेस हम यूज करेंगे. ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लो. वन इज हेल्पर वायरस, वन इज वेक्टर वायरस. ये रेट्रो वायरसेस हैं. ये एनवेलप का पार्ट है बाहर, एनवेलप, और इसके अंदर कैप्सिड है, कैप्सिड है. एनवेलप, कैप्सिड. दिस इज वायरल आरएनए टेकन आउट और इसकी जगह पे mRNA ऑफ ADA पैकेजिंग सिग्नल रिवर्स रिपीट के साथ डाल दिया गया. हेल्पर वायरस, वेक्टर वायरस. ये क्या है? इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ऑफ वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ऑफ वायरस. जो हेल्पर वायरस है वहां पर वायरस का अपना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट है, वहां पे वायरस का अपना आरएनए होता है. वेक्टर वायरस में वायरस का अपना आरएनए की जगह पर आपको जो जीन इनकॉर्पोरेट कराना है उस जीन को डाला जाता है वहां पे. ठीक है, अब मैं डायग्राम बना रही हूँ, मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, आप ध्यान से देखना है आपको मैं डायग्राम कैसे बना रही हूँ, फिर उसके बाद आप डायग्राम बनाओगे. हम एक ह्यूमन सेल लेंगे, हेल्दी ह्यूमन सेल कल्चर मीडियम में, और इसको बोला जाएगा पैकेजिंग सेल. क्या बोला जाता है? पैकेजिंग सेल. ये पैकेजिंग सेल है.
पैकेजिंग सेल, पैकेजिंग सेल ह्यूमन सेल है और ये इस पैकेजिंग सेल का न्यूक्लियस या डीएनए है। आप इसको बोलोगे होस्ट डीएनए। क्या बोला जाएगा? होस्ट डीएनए। पैकेजिंग सेल ह्यूमन सेल कल्चर मीडियम में और ये इसका न्यूक्लियस होस्ट डीएनए हो गया। हम हेल्पर वायरस को, ये हेल्पर वायरस है, हेल्पर वायरस को अलाउ किया गया कि वो पैकेजिंग सेल को अटैक करे। सो ये हेल्पर वायरस इसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। हेल्पर वायरस में से आपने क्या निकाला था? पैकेजिंग सिग्नल निकाल दिया हुआ है। तो जब ये ह्यूमन सेल को अटैक करेगा, इसका एनवेलप बाहर रहेगा, इसका कैप्सिड अंदर एंटर हो गया। आप पहले देख लो फिर बनाना। कैप्सिड अंदर एंटर हुआ, वायरल का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अंदर आने के बाद कैप्सिड किस में ब्रेक हो गया? कैप्सोमर्स में। क्या रिलीज हो गया? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। किसका? ऑफ वायरस। अब वायरस जो है वो कौन सा एंजाइम बनाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से आरएनए से अब क्या बन जाएगा? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या बनेगा? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। किसका? वायरस का। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लेगा और ये क्या बन जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ वायरस। अब इस वायरस के दोनों साइड पर, वायरस के डीएनए के दोनों साइड पर रिवर्स रिपीट तो है ही है, क्योंकि ये रेट्रोवायरस का है न्यूक्लिक एसिड। इस रिवर्स रिपीट की वजह से ये वाला वायरस का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होस्ट डीएनए के साथ जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। किसके साथ जाके जुड़ गया? होस्ट डीएनए के साथ जाके जुड़ गया। अब ये जो वायरल डीएनए है, अब ये वायरल डीएनए क्या फॉर्म करना शुरू करेगा? वायरल आरएनए को फॉर्म करना शुरू करेगा। अलग अलग तरह के वायरल आरएनए बनेंगे और ये वायरल आरएनए क्या फॉर्म करेंगे? वायरल प्रोटीन्स बनानी शुरू करेंगे। वायरल प्रोटीन्स बनेंगी, ठीक है। और हमने अभी पढ़ा कि जो वायरस का ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है रेट्रोवायरसेस का, कौन कौन सी जीन है यहाँ पे? कैप्सिड को बनाने वाली प्रोटीन, एनवेलप को बनाने वाली प्रोटीन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को बनाने वाली प्रोटीन का जीन है यहाँ पे, और बहुत सारी प्रोटीन्स बन जाएंगी। सो इस डीएनए से कौन कौन सा आरएनए बना? जो कैप्सिड प्रोटीन को बनाएगा, कौन सा आरएनए जो एनवेलप प्रोटीन को बनाएगा, और कौन सा आरएनए जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को बनाएगा, और बहुत सारे आरएनए। सो वायरल प्रोटीन्स बन जाएंगी। सो ये वायरल प्रोटीन कौन कौन सी बनी? यहाँ पे बन गया कैप्सिड प्रोटीन्स बन जाएंगी, कैप्सिड प्रोटीन्स। और कौन सी प्रोटीन्स बनेंगी? एनवेलप प्रोटीन्स बनेंगी, कैप्सिड प्रोटीन्स, एनवेलप प्रोटीन्स। और क्या बनेगा यहाँ पे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एक बार मैं दोबारा से इतना पार्ट ले लेती हूँ। हमने पैकेजिंग सेल लिया, कल्चर मीडियम में ह्यूमन सेल है, और हेल्पर वायरस को अलाउ किया कि वो इस सेल को अटैक करे। हेल्पर वायरस का एनवेलप बाहर रहेगा, कैप्सिड अंदर एंटर हुआ। अंदर आने के बाद कैप्सिड कैप्सोमर्स में ब्रेक हो गया, वायरस का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रिलीज हुआ। इस आरएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को बनाने का जीन है, एंजाइम बना। एंजाइम से क्या बन गया? आगे वायरस का सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ है यहाँ पे। एंड फिर ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा। क्या बन जाएगा? वायरस का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आपने पढ़ा कि रेट्रोवायरस के न्यूक्लिक एसिड के दोनों साइड पर रिवर्स रिपीट है, जिसकी वजह से ये वाला डीएनए जो है वो होस्ट डीएनए के साथ जुड़ जाएगा। अब ये वायरल आरएनए बनाना शुरू कर रहा है। बहुत तरह के वायरल आरएनए बनते चले जाएंगे। अलग अलग वायरल आरएनए अपनी अपनी प्रोटीन बनाता चला जाएगा। कौन कौन सी प्रोटीन बन जाएगी? कैप्सिड को बनाने वाली, एनवेलप को बनाने वाली, एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज।
यहाँ पे जो भी वायरल आरएनए बने, मतलब ये सारे वायरल आरएनए हैं, ये सारे वायरल आरएनए हैं। यहाँ पे देखो जो भी वायरल आरएनए बना, इन वायरल आरएनए में कहीं पर पैकेजिंग सिग्नल नहीं है, क्योंकि हमने पैकेजिंग सिग्नल को तो यहाँ से बाहर निकाल दिया था ना। अगर इन वायरल आरएनए में पैकेजिंग सिग्नल नहीं है तो इनके आसपास कैप्सिड बनेगा ही नहीं, मतलब अंदर आने के बाद कोई नया हेल्पर वायरस फॉर्म नहीं होगा। तो हेल्पर वायरस को हमने यूज किया है ताकि हेल्पर वायरस क्या प्रोड्यूस करे, वो प्रोड्यूस करे कैप्सिड, एनवेलप एंड को बनाने वाली प्रोटीन्स एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वैसे क्या होना था कि अगर हम पैकेजिंग सिग्नल को नहीं हटाते तो अंदर जब ये वायरल आरएनए बनते, इन वायरल आरएनए के आसपास कैप्सिड प्रोटीन बन जाती और नए हेल्पर वायरस बन जाते। पर अंदर आने पर क्यों नया हेल्पर वायरस नहीं बन पाया? क्योंकि हमने जिस हेल्पर वायरस को यूज किया एज पेरेंट, उसमें से हमने पैकेजिंग सिग्नल को हटा दिया था। और अगर पैकेजिंग सिग्नल नहीं होगा तो फिर उसके आसपास जो है वो कोई कैप्सिड फॉर्म नहीं होगा। तो इन वायरल आरएनए के आसपास कैप्सिड फॉर्मेशन एब्सेंट है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पैकेजिंग सिग्नल। तो हेल्पर वायरस का क्या काम है कि हमने इसको यूज किया टू ऑब्टेन कैप्सिड प्रोटीन, एनवेलप प्रोटीन एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब ये पैकेजिंग सेल में बनता चला जा रहा है। अब हमने सेकेंड रेट्रोवायरस लिया, जो सेकेंड हमने मॉडिफाई किया था, और इसका एनवेलप पार्ट है, ये इसका कैप्सिड पार्ट है, और इसके अंदर क्या डाला था हमने? mRNA ऑफ ADA। क्या डाला था? mRNA ऑफ ADA, यही डाला था ना, mRNA ऑफ ADA। पर इसमें और क्या डाला हमने? पैकेजिंग सिग्नल, और क्या डाला था? रिवर्स रिपीट था ना दोनों साइड पर वायरस का। इसको अलाउ किया कि ये अटैक करे। एनवेलप बाहर, ठीक है, कैप्सिड अंदर आ गया। इसके अंदर क्या है? mRNA ऑफ ADA। अंदर आने के बाद कैप्सिड किस में ब्रेक हो गया? कैप्सोमर्स में ब्रेक हो गया। क्या रिलीज हो गया? mRNA ऑफ ADA रिलीज हो गया। अब इस सेल के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ना, तो अब ये जो mRNA ऑफ ADA है ये क्या शो करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? क्या फॉर्म हो जाएगा? सिंगल स्ट्रैंडेड DNA ऑफ ADA। और ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाकर क्या बन जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड DNA ऑफ ADA। ठीक है, और ये वो DNA है जिसमें आपने दोनों साइड पर रिवर्स रिपीट ऐड किया था, और पैकेजिंग सिग्नल भी है। पैकेजिंग सिग्नल भी है, दोनों साइड पर रिवर्स रिपीट भी है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिवर्स रिपीट, अब ये वाला ADA का DNA कहाँ पे जाके जुड़ जाएगा? होस्ट DNA के साथ जाके जुड़ जाएगा। मैं इतने पार्ट को अलग कर लेती हूँ। अब ये वाला जो दैट इज DNA है ADA का, अब ये क्या फॉर्म करना शुरू करेगा? ये क्या फॉर्म करना शुरू करेगा? mRNA ऑफ ADA। अब ये क्या बना रहे हैं? क्या बन रहे हैं ये? mRNA ऑफ ADA बन गए। ठीक है, और हर एक में क्या प्रेजेंट है? पैकेजिंग सिग्नल तो हर एक के पास है। और पैकेजिंग सिग्नल के अलावा और क्या है यहाँ पे? रिवर्स रिपीट है दोनों साइड पर। क्या प्रेजेंट है दोनों साइड पर? रिवर्स रिपीट है। अब इसकी वजह से, मतलब यहाँ पे पैकेजिंग सिग्नल है, और इस पैकेजिंग सिग्नल की वजह से ये जो कैप्सिड प्रोटीन बनी हुई है इस सेल में, वो कैप्सिड प्रोटीन इनके आसपास क्या फॉर्म करेंगी? कैप्सिड को फॉर्म करेंगी। तो ये फॉर्मेशन ऑफ कैप्सिड इनके आसपास, कैप्सिड प्रोटीन से कैप्सिड बन गया। अब ये जो नए वायरसेस बने हैं, पर इन नए वायरसेस में क्या प्रेजेंट है? वायरस का RNA नहीं है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ADA का mRNA है। mRNA ऑफ ADA है, एंड mRNA ऑफ ADA जो है, इट इज पैक्ड विद इन वायरल कैप्सिड। इज पैक्ड विद इन वायरल कैप्सिड। और यहाँ पे भी इनके पास क्या प्रेजेंट है? दोनों साइड पर रिवर्स रिपीट है, पैकेजिंग सिग्नल है,
रिवर्स रिपीट, पैकेजिंग सिग्नल, ये सब में ही रहेगा। सो ये जो वायरस बने, इस वायरस में और वेक्टर वायरस में तो कोई फर्क ही नहीं है, ये तो नए वेक्टर वायरसेस बन गए। हमने इस प्रोसेस को क्यों परफॉर्म किया, ये जो है हमने क्यों पैकेजिंग सेल को लिया और क्यों हम जो है वो इन वायरसेस को जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। हमने पेशेंट के लिम्फोसाइट को कल्चर मीडियम में लिया था एंड लिम्फोसाइट का नंबर बहुत ज़्यादा है। हम इतने ज़्यादा जो है वो वेक्टर वायरसेस को मैन्युअली मॉडिफाई नहीं कर सकते, हमें बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए वेक्टर वायरसेस का। तो उन वेक्टर वायरसेस को ज़्यादा नंबर में बनाने के लिए हम पैकेजिंग सेल को यूज़ करते हैं। हमने पैकेजिंग सेल को क्यों यूज़ किया? टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर वायरसेस। आपने एक वेक्टर वायरस यूज़ किया और अब ये सेल जो है वो फैक्ट्री बन चुका है, ये लगातार क्या फॉर्म करता चला जाएगा, नए वेक्टर वायरसेस को फॉर्म करता चला जाएगा। एक बार इस पार्ट को दोबारा से ले लेते हैं। हमने वेक्टर वायरस लिया है वहां पे और हमने पढ़ा कि वेक्टर वायरस में से हम उसका आरएनए बाहर निकाल देते हैं, उसकी जगह पे हमने एमआरएनए ऑफ एडीए डाला था और वायरस का पैकेजिंग सिग्नल डाला था, दोनों साइड पर हमने रिवर्स रिपीट डाले थे। हमने वेक्टर वायरस को अलाउ किया कि वो पैकेजिंग सेल को अटैक करे, एनवेलप बाहर है, कैप्सिड अंदर आ गया, कैप्सोमर्स में टूटा, एमआरएनए ऑफ एडीए फ्री हो गया। क्योंकि सेल में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बना हुआ है, इस एमआरएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता हुआ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना। इस डीएनए के दोनों साइड पर आपने ऑलरेडी रिवर्स रिपीट एंड पैकेजिंग सिग्नल डाला था, तो रिवर्स रिपीट की वजह से ये जाके जुड़ा होस्ट डीएनए के साथ। अब ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? एमआरएनए ऑफ एडीए बना रहे। हर एमआरएनए ऑफ एडीए में पैकेजिंग सिग्नल है, जिसकी वजह से ये जो कैप्सिड प्रोटीन बनाई थी हेल्पर वायरस ने, वो एमआरएनए ऑफ एडीए के आसपास क्या फॉर्म कर रहे हैं? कैप्सिड को फॉर्म कर रहे हैं। सो न्यू वेक्टर वायरसेस जो हैं वो बनते चले जा रहे हैं। वाई दिस सेल इज नोन एज पैकेजिंग सेल? क्योंकि इस सेल में mRNA of ADA is packed in viral capsid. Why packaging cell is used to obtain large number of vector viruses? क्योंकि अगर हमारे पास 1 बिलियन लिम्फोसाइट है तो हमें 1 बिलियन क्या चाहिए फिर? वेक्टर वायरसेस। तो ये जो सेल है वो लगातार किसको फॉर्म करता है? वेक्टर वायरसेस को फॉर्म करता है। क्योंकि इस सेल में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, तो कुछ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन वायरसेस के अंदर पैक हो जाता है। इनके अंदर क्या पैक हो जाता है? सम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो पैक हो जाता है। अब हमारे पास वेक्टर वायरसेस रेडी हैं और इन वेक्टर वायरसेस को का हम अटैक कहाँ पे कराते हैं? लिम्फोसाइट्स पर कराएंगे। सो व्हाई दैट वायरस इज नोन एज हेल्पर वायरस? क्योंकि हेल्पर वायरस प्रोड्यूस प्रोटीन्स which are used in formation of vector viruses. इनकी कैप्सिड प्रोटीन से वेक्टर वायरस बन गया, इनके एनवेलप प्रोटीन से वेक्टर वायरस के आसपास एनवेलप बन गया, इनके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से जो है वो mRNA ऑफ एडीए ने अपना डीएनए जो है उसको फॉर्म किया था। ठीक है, सो ये पार्ट है, इसको नोट करो अब। ठीक है, आपने देख लिया मेरे साथ साथ, अब डायग्राम है, इसको बनाओ जरा। हेल्पर वायरस का अटैक। सो ये क्या है? कैप्सिड। हमने इसमें से क्या निकाला बाहर? पैकेजिंग सिग्नल बाहर निकाला है। सो ये क्या है? दीज आर कैप्सोमर्स, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ऑफ वायरस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, वायरल आरएनए, वायरल प्रोटीन कौन कौन सी? कैप्सिड, एनवेलप, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दिस इज वेक्टर वायरस। mRNA ऑफ एडीए, दोनों साइड पर रिवर्स रिपीट, पैकेजिंग सिग्नल। कैप्सिड क्या है? ये कैप्सोमर्स है। कैप्सोमर्स mRNA of ADA, single stranded, double stranded, and these are mRNA of ADA जो बने हैं ऊपर।
mRNA of ADA, and formation of, these are vector viruses. Release of vector virus. रिवर्स रिपीट पैकेजिंग सिग्नल के साथ, वेक्टर वायरस. Some reverse transcriptase enzyme. Release of vector virus. Two types of modified retroviruses are used. One is helper, one is vector. And दोनों viruses को allow किया गया to attack packaging cell. Why cell is known as packaging cell? क्योंकि यहाँ पे mRNA of ADA is packed within viral capsid. Why packaging cell is used? It is used to form large number of vector viruses. तो जो वेक्टर वायरस है वो क्या है? मॉडिफाइड रेट्रोवायरस है, डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस है. यहाँ पर एडीए जीन का एमआरएनए प्रेजेंट है. So why first virus is known as helper virus? Because its capsid proteins, envelope proteins, and reverse transcriptase enzyme is used in formation of new vector viruses inside packaging cell. ठीक है, इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है जहां पर रेट्रोवायरसेस को अलाउ किया जाता है टू अटैक लिम्फोसाइट्स ऑफ पेशेंट. ठीक है, उस वाले पार्ट को नेक्स्ट क्लास में लेते हैं. डायग्राम आप ध्यान से बनाना है इसका, ये जो पूरा डायग्राम है.